अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें आई सेट का एक क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल 15। ये आई एट के डिस्क्लोजर्स और नोट्स को समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। और डिस्क्लोजर्स भी तब अगर एरर्स हो रही हो, प्रायर ईयर में अगर कोई एरर हुई है तो उससे रिलेटेड अगर डिस्क्लोजर या नोट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे, आज हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। During the year, it was discovered that due to some calculation error in Excel sheet, fair value of Coal Limited office building was taken incorrectly as rupees 460 million instead of 360 million. Resultantly, the building was recorded based on incorrect valuation amount in CL's financial statement for the year ended 30th June 2017. वो कहते जी, आपके पास एक बिल्डिंग थी जो पता नहीं आप कब खरीदी, लेकिन जब आपने उसे 30 जून 2017 को रिवैल्यू किया तो आपने रिवैल्यू उसे किया था 360 का, लेकिन गलती से वो आपने 360 की बजाय 460 रुपए पर रिवैल्यू कर दी। राइट जी। दूसरे लफ्जों में 30 जून 2017 को आपने एक बिल्डिंग रिवैल्यू की 360 रुपए से, लेकिन गलती से आपने उसे 460 रुपए कर दिया। राइट। मजीद इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। दिस बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2015 फॉर रुपीज 500 मिलियन। खरीदी कब थी ये भी उसने बता दिया जी। इसका मतलब है आपने 1 जुलाई 2015 को ये बिल्डिंग खरीदी थी 500 की, 2 साल यूज किया और ठीक 2 साल के बाद जब आपने उसे रिवैल्यू किया 360 रुपए का, तो आपने गलती से उसे 460 रुपए का लिख दिया। अच्छा जी। follows revaluation model for CL follows revaluation model for subsequent measurement of its building classified as property, plant and equipment and charges depreciation over its useful life of 10 years using straight line method। ये भी उसने बता दिया जी कि जो CL हमारी कंपनी है वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करती है। इस बिल्डिंग की लाइफ जो है वो 10 साल और ये डिप्रिशिएट होती है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ तक हमारा ये हिसाब लगा कि हमने एक बिल्डिंग जो 500 रुपए की खरीदी थी 1 जुलाई 2015 को, वो 2 साल यूज करने के बाद 30 जून 2017 को उसे रिवैल्यू किया, और जब आपने रिवैल्यू किया तो करना था 360 पर, कर दिया 460 पर। और इस बिल्डिंग की लाइफ 10 साल है ताकि आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें, और स्ट्रेट लाइन पर ये डिप्रिशिएट होता है। कहते हैं जी, सीएल अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, जिसमें डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करनी होती है हर साल। सॉरी, रिवैल्यूएशन में से इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करनी होती है रिटेन्ड अर्निंग्स को। तो नेट रिप्लेसमेंट मेथड नॉर्मली वैसे आज का ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू ही यूज करते हैं मेथड इसका। एंड ट्रांसफर्स द method and transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earnings। वही नेट रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब ही यही है। उसने कर उसको ये भी बता दिया कि इसमें रिवैल्यूएशन से आपने रिटेन्ड अर्निंग्स में हर साल डिप्रिशिएट ट्रांसफर करनी होती है डिप्रिसिएशन। अच्छा जी। As on 30th June 2019, the revalued amount of building has been determined at rupees 320 million। कहता है जी 2017 को आपने रिवैल्यू करना था, जो ये तो रिवैल्यू आपने कर दिया, उसके बाद फिर 2 साल रिवैल्यूएशन, पहली रिवैल्यूएशन के 2 साल के बाद फिर उसे आपने रिवैल्यू किया, और अब आपने उसे रिवैल्यू कितने का किया 320 मिलियन। राइट। तो एक बिल्डिंग जो आपने 1 जुलाई 2015 को खरीदी, 2 साल यूज करने के बाद उसे रिवैल्यू करना था 360 रुपए का, कर दिया 460 रुपए का, और ये 460 रुपए का करके फिर आपने उसे 2 साल यूज किया और फिर आपने इसे रिवैल्यू किया 320 रुपए का, जो कि ठीक लिखी गई। राइट जी। लाइफ 10 ईयर्स है और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता है। रिक्वायरमेंट कहते प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फॉर सीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहते एक तो फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स आपने बताने। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लिखा जाएगा,
और इसके अलावा कहते हैं जी रिलेटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आपने बनानी। कब के जी? 30 जून 2019 को, अलॉन्ग विद द कंपैरेटिव फिगर्स, और कंपैरेटिव फिगर्स भी बनानी। कहते जी पीपीई के जो नोट्स हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि पीपीई के हम नोट्स बनाते, तो बनाए भी जा सकते थे, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उसकी रिक्वायरमेंट भी ये नहीं है। राइट जी। अच्छा जी, अब देखें। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है जी, हमारे पास डाटा सारा आ गया। अब आपने एक तो 2019 तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने बतानी है, उसके एक्सट्रैक्ट्स बताने, जो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट्स हम निकाल सके, और दूसरा नोट्स चाहिए। अच्छा, इसके जो नोट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं इसको भी देख लेते हैं जी। मैं आपको जरा एक्सेल में लेके जाता हूँ। देखें, थोड़ा सा पहले इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। एक तो ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिस्क्लोजर आए सेट के, ये जरा देख लें कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स चाहिए होते हैं जब आपने डिस्क्लोजर्स बनाने हैं। लेकिन ये डिस्क्लोजर उस वक्त के हैं जब आपने प्रायर ईयर में एरर हो गई और उस एरर को अब आपने रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करना है। राइट जी। पहली है जिस डिस्क्लोजर में सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है जी, सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आया आपको, तो आपने एक पॉइंट लिखना होता है। आपने बताना होता है कि एरर हुई क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रायर पीरियड एरर है क्या। जैसे इस केस में हमारी एरर क्या हुई जी, हमने एक रिवैल्यू करनी थी प्रॉपर्टी 360 रुपए से, वो कर दी 460 रुपए से। आप प्रॉपर्टी which should have been revalued at 360 that have been revalued at 460 instead, राइट जी। तो एक तो सबसे पहला ये आपने काम करना जी डिस्क्लोजर में। दूसरा, फिर आपने जो प्रायर ईयर जितना पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो पिछले सालों में, उतने सालों की आपने गलतियां जो हैं उसे रीस्टेट करना है, और रीस्टेट करके जो गलतियां हुई हैं उसे बताना है। यानी पिछले सालों की आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी और उनमें जो गलतियां हुई हैं उन्हें आपने बताना है कि हमसे ये गलतियां हैं। दूसरी इसकी, फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकल, जितना पॉसिबल पिछले सालों में जितना पॉसिबल, द अमाउंट ऑफ द करेक्शन फॉर ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो गलतियां आपने ठीक की उसकी अमाउंट कितनी है हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, वो भी आपने बतानी है। अगर ईपीएस जो वो भी एप्लीकेबल हो तो उसके बारे में भी बताना, लेकिन ईपीएस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा जी, तो पहले में आपने गलती बतानी है और दूसरी में गलतियों की अमाउंट बतानी है। दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या गलती ठीक होगी और उनकी अमाउंट क्या होगी, और फाइनेंशियल पोजीशन में यानी बैलेंस शीट में क्या क्या गलती हुई और उसे कैसे ठीक किया जाएगा, उसकी अमाउंट कितनी। तीसरी चीज, उनके जो ओपनिंग बैलेंसेस है कहते हैं जी उसे भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उसे भी आपने रीस्टेट करना है। द अमाउंट ऑफ द करेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, राइट। और फाइनली कहते हैं जी आपने इसे रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करना, जाकर गलतियों को, आपने गलतियां ठीक की पिछले पीरियड्स में गया, आपने लाजिम करनी थी 10 साल तक की गलतियां ठीक। फॉर एग्जांपल हमसे गलती हुई 2010 में जाकर, लेकिन हमारे पास 2010 से लेकर अब तक का डाटा अवेलेबल नहीं, हमारे पास डाटा सिर्फ पिछले 4 साल का। तो कहते हैं जो डाटा अवेलेबल नहीं है रेट्रोस्पेक्टिवली 10 सालों में से, बाकी जो 2010 से लेके ऑनवर्ड, वो क्यों नहीं है, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जिनकी वजह से आप रेट्रोस्पेक्टिवली इसकी रीस्टेटमेंट नहीं कर सके। कहता वो सर्कमस्टांसेस भी बताएं। फॉर एग्जांपल हमसे गलती हुई 2010 में, लेकिन हमारे पास डाटा सिर्फ 2018 ऑनवर्ड है। तो कहता है ये जो 8 सालों का डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं, क्या वजह बनी, क्या आपकी फाइल कहीं मिस हो गई, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गए, डाटा अवेलेबल नहीं था, क्या वजह थी, वो सर्कमस्टांसेस भी आपने बतानी। तो इफ रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट्स इम्प्रैक्टिबल, रेट्रोस्पेक्टिव जो रीस्टेटमेंट है वो कहता है आप नहीं कर पाते,
और पर्टिकुलर प्रायर पीरियड, किसी भी प्रायर पीरियड के लिए, जैसे मैंने बताया 10 साल 2010 से 2018 तक आप नहीं कर सके। कहता फिर बताएं, द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कंडीशन, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से आपके लिए ये कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट हो गई कि आप ये डाटा नहीं लिख सके, इसे रीस्टेट नहीं कर सके। एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ एंड फ्रॉम व्हेन द एरर हैज बीन करेक्टेड, और ये भी बताएं कि फिर कब से कब का तक आप इसे ठीक कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 2010 से 18 तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन 18 से 23 तक हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो ये भी बताना है कि 10 से 18 तक क्यों नहीं हो सका, और जो 18 से 23 तक हुआ है उसे आपने कैसे रेक्टिफाई किया। तो ये 4 थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इसे लिख सकते हैं जी। अच्छा, अब हमारे अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, कि हम अपने क्वेश्चन में इसे कैसे ठीक करेंगे। जो अपना क्वेश्चन है उसके लिए मैंने डाटा आपके लिए लिखा। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले आया। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सिचुएशन थी कि हमने एक एसेट खरीदा 500 रुपए का 1 जुलाई 2015 को, और ये एसेट 30 जून 2017 को रिवैल्यू हुआ, होना था 360 का, हो गया 460 का। और फिर 2019 में जाकर फिर से ये एसेट रिवैल्यू हुआ 320 रुपए का, और लाइफ इसकी 10 साल स्ट्रेट लाइन पर डिप्रिशिएट होगा। कहता है क्या क्या गलतियां हुई होंगी, कितने से ज्यादा हो गया, कितने से कम हो गया। देखें, इसमें आप कुछ भी करने से पहले इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप इसको इस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया करें कि आप इसे एक दफा देखें, ये होना क्या चाहिए था, 360 रुपए से रिवैल्यू होना चाहिए था। तो जो करेक्ट होना चाहिए था पहले आप सारा वो कर, ये जैसे मैंने अगर ये देखें, ये अगर मैं एक पूरा सिनेरियो बनाया जिसमें आपके लिए सॉल्व कर दिया कि अगर ये करेक्ट ट्रीटमेंट इसकी होती तो ये एसेट कैसे लिखा जाता। करेक्ट ट्रीटमेंट इसकी ये थी कि एसेट 360 रुपए से रिवैल्यू होने से, और उसके बाद देखें अगर यही एसेट जो गलतियां हुई, अगर गलती से जिससे हो गया, जैसे 460 रुपए से हुआ, अगर वो हो गया तो कैसे होगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हम देख लेंगे कि इन दोनों का कंपैरिजन क्या है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, एसेट चूंकि रिवैल्यूएशन का केस है, इसलिए सिंपली इसकी कैलकुलेशन आसान है। अगर आपने I16 के लेक्चर्स अच्छी तरह लिए हुए हैं तो वहां पर हमने ये टेबल बड़ी दफा बनाया कि एक एसेट था जब वो शुरू में रिवैल्यू होता है और बाद में रिवैल्यू आफ्टरवर्ड भी होता रहता है, कभी अपवर्ड का डाउनवर्ड। तो ये टेबल हमने बहुत दफा बनाया था। ये टेबल पहले आपने ये सोचें कि ये एसेट हमने 360 रुपए से रिवैल्यू करना था, 360 रुपए से ही रिवैल्यू हुआ, यानी भूल जाएं कि ये गलत हुआ। तो अगर ये ठीक होता तो ये ऐसे होना था। देखें कैसे, देखें जी, इसको हमने 1 जनवरी को देखें जी, 1 जुलाई को हमने ये एसेट 15 को 500 का खरीदा। ठीक हो गया जी। ये 2 साल चला, तो 2 साल चलने की जाहिर है 2 साल की डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल लेंगे हम। तो ये 30 जून 2017 को ये 2 साल चल गया। 2 साल का मतलब है 500 डिवाइडेड बाय 10, 50 रुपये 1 साल की डेप्रिसिएशन है। 2 साल की कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। तो ये डेप्रिसिएशन इसकी 100 रुपया निकलने के बाद इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जिस दिन ये एसेट रीवैल्यू हुआ है 400 रुपया होनी चाहिए थी। ठीक हो गया जी। अब ये 400 वाला, क्योंकि हमने जब एसेट रिवैल्यू करना होता है तो पहले कैरिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 400 रुपए वाला एसेट उसने कहा जी 30 जून 2017 को 360 रुपए का हो गया। अगर 400 वाला एसेट 360 रुपए का हो गया तो हमें लॉस हो गया। अब अगर लॉस हो गया तो जाहिर है लॉस इधर लिखना था, रिवैल्यूएशन तो नहीं हुआ, तो फिर पीएनएल में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो लॉस मैंने लिख दिया। इसका मतलब है जब 30 जून 2017 को एसेट रिवैल्यू हुआ है 360 रुपए का, तो उस दिन हमें लॉस सफर करना पड़ा कितना, 40 रुपए का। राइट जी। इसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या है जी, नेक्स्ट चेंज ये हुआ कि 2018 में तो ये एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ, ये 2019 में जाकर 320 रुपए का हो गया। इसका मतलब है 2018 में मैं वंस अगेन सिर्फ इसकी डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो मैं 360 2018 के आखिर में जाकर 360 डिवाइडेड बाय इसकी रिमेनिंग लाइफ 8, इसकी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी जी।
315, 360 वाला एसेट 2018 में डिप्रिशिएट हुआ 45 रुपए से, तो एसेट कितने का रह गया? 315 का। अब ये 315 वाला जाहिर है 2019 भी पूरा साल चला, तो फिर से अगले साल की भी डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, जाहिर है वो 360 डिवाइडेड बाय 8 कर दें या 315 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 7 कर दें, इन ईदर केस डिप्रिसिएशन 45 ही आएगी। तो अगले साल की भी डिप्रिसिएशन निकल गई 45 रुपए। अब मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? 270 रुपए। तो 30 जून 2019 को जब ये दोबारा एसेट रीवैल्यू हुआ, तो अब मुझे फिर से उसकी कैरिंग वैल्यू चाहिए थी, जो मैंने कैलकुलेट कर ली। 360 2017 और 2 साल की डिप्रिसिएशन निकालने के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 270 पे। अब ये 270 वाला जो एसेट है वो कहता है जी ये कितने का हो गया? 320 रुपए का। अब ये 320 रुपए का हुआ, तो इसका मतलब है 270 वाला एसेट 320 का हुआ, तो मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस मिल गया कितने का? 50 रुपए का। अब मुझे लिखना चाहिए 50 रुपए रिवैल्यूएशन सरप्लस में, लेकिन 50 रुपए रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखने से पहले मुझे क्या देखना होता है कि कहीं कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ था। वो तो हमें पता है कि लॉस था, तो लॉस भी जाहिर है हर साल डिप्रिशिएट होता होता। हमें लॉस हुआ था 40 रुपए का, ये भी 2 साल, चूंकि 360 भी 2 साल डिप्रिशिएट हुआ, और ये 40 भी फिर 2 साल अमोर्टाइज होता होता। 2 साल की इसकी भी अमोर्टाइजेशन निकालेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 8, 5 रुपए। 40 डिवाइडेड बाय 8, 5 रुपए। इसका मतलब है ये भी 2 साल अमोर्टाइज होने के बाद, अब जब ये एसेट 270 का था, उस दिन उसका लॉस कितना रह गया था? 30 रुपए का। 2 साल का ज़ाहिर निकल गया ना उसमें से। तो इसका मतलब है 270 वाला एसेट जब 320 रुपए का हुआ, तो मुझे 50 रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ। ये मुझे 50 इधर लिखना चाहिए था, लेकिन मैं देखूंगा 50 लिखने से पहले कि कहीं मुझे लॉस तो नहीं पिछले सालों में हुआ था कोई। हुआ था 30 रुपए का, पहले तो वो रिकवर कर लिया मैंने जी, 30 वाला लॉस रिकवर हो गया, इसका मतलब लॉस तो जीरो हो गया। लेकिन अभी भी 20 रुपए की रिवैल्यूएशन सरप्लस बच गई, तो वो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में लिख दूंगा। तो 50 लिखना चाहिए था, इस 50 में से पहले लॉस रिकवर किया, जो बाकी बच गया वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में आ जाएगा। तो जो ओरिजिनल उसकी एक्चुअल होनी चाहिए थी कैलकुलेशन, वो ये होनी चाहिए थी कि आखिर में एसेट 320 का बच गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस 20 रुपए की बच गई जी। राइट। अब हो क्या क्या जो गलती हुई वो भी साथ साथ उसको देख लेते हैं जी। गलती ये हुई कि हमने एसेट जो 500 रुपए वाला खरीदा, जाहिर है 2 साल बाद ये रिवैल्यू हुआ, 2 साल की डिप्रिसिएशन निकालने के बाद 400 रुपए आया। 400 वाला एसेट रिवैल्यू हमने करना था 360 रुपए का, उसने कितने का कर दिया? 460 का। और जाहिर है जब 460 का हुआ होगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, वो मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस इधर लिख दिया। तो 30 जून 2017 को 460 रुपए का एसेट लिखा गया, और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी जाहिर है फिर गलत लिखी गई 60 रुपए की। अभी आपने ये बिल्कुल भूल जाना है कि ठीक करनी है, अभी आपने लिखना है कि हुआ क्या। गलतियां एक दफा पता चल जाएगी क्या हुआ, तो उसकी फिर कंपैरिजन आसान हो जाएगा हमारे। अच्छा जी, फिर जाहिर है जी 2018 में 460 है, तो 2018 और 19 में 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद ये एसेट 320 का होगा। इसका मतलब इस 460 को मुझे 2 साल डेप्रिशिएट करना है, उसकी बेशक 2 साल इकट्ठी इधर लिख दें डिप्रिसिएशन, या दोनों के अलग अलग लिख दें। तो 460 माइनस 1 साल की और डिप्रिसिएशन निकल गई, तो बाकी कितना बच गया? 402। 2019 में फिर जाकर डिप्रिशिएट हो गया, तो 2019 के आखिर में बच गया 345। ये 345 वाला एसेट वो कहता है कितने का हो गया? 320 का, जो जो रिवैल्यूड अमाउंट है। तो गलती चूंकि हो रही है, तो देखें इसमें लॉस हो गया हमें -25 का, तो वो -25 का हम लॉस इस साइड पर लिख देंगे। अच्छा, इसको भी आपने जी जरा रिवैल्यूएशन जो सरप्लस है ये भी ज़ाहिर है हर साल साथ साथ लिखते जाएंगे। अब ये जो -25 है, इसे अभी जरा 2 मिनट के लिए होल्ड कर लें, ताकि ये तो देख लें कि ये रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखना भी है या नहीं लिखना। हमें लिखना चाहिए था रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन सॉरी लॉस लिखना चाहिए था, लेकिन लॉस लिखने से पहले हमने क्या देखना होता है? पुरानी रिवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं पड़ी। बेशक गलत कर रहे हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस तो पड़ा था 45 का। वो कैसे आया था? ज़ाहिर 60 रुपए का था, उसमें से 60 डिवाइडेड बाय 8 किया होगा रिमेनिंग लाइफ, तो वो जो ट्रांसफर करनी होती एक्सेस डिप्रिसिएशन पहले साल की निकल गई, 52.5 रह गई। फिर अगले साल भी एक एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन माइनस की, तो वो 45 रह गई।
तो हमने 45 वाला एसेट जो था, जो डेप्रिशिएट किया था, वो सॉरी रिवैल्यू हुआ था, वो रिवैल्यू 60 से 2 साल की रिवैल्यूएशन ट्रांसफर होने के बाद कितना बच गया, 45 का। अब जब ये 345 से एसेट 320 का हुआ, तो दरमियान में मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस आया -25 का। मुझे ये लॉस इधर लिखना चाहिए था। इधर लिखने से पहले मुझे क्या देखना है कि पिछले साल में कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं हुआ जी, कितना 25 का, इसमें से माइनस किया तो मेरे पास बाकी कितना बच गया 20 का। लेकिन ये सारी गलत कैलकुलेशन हुई है, लेकिन हमने इसको करना है ताकि हम देख सकें कि गलतियां क्या हो। ये हो गया है, ये हो गया बाय द वे, ये हमने बहुत दफा टेबल बनाया है। ये टेबल आप बड़े आराम से बना सकते हैं, नहीं तो बेशक आप उसका जो I-16 वाला हमारा रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक है उसे दोबारा जाकर देखें। तो ये हमने, ये होना चाहिए था, ये हो गया, राइट। ये अब हमारे लिए आसान हो जाएगी चीजें कि देखने के लिए हम देखेंगे क्या होना चाहिए था, कौन सी चीज ज्यादा चलेगी, कौन सी चीज कम चलेगी। अब हम देख लेते हैं जी, इसमें चले जाते हैं यहाँ पर। अब हमने बनाना क्या है जी, एक तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। दूसरा, नोट्स में हमने क्या करना होता है जी, जो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें उनकी जो अमाउंट्स हैं उनकी इफेक्ट्स बतानी होती हैं। जो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव्स भी मांगे थे, तो कंपैरेटिव्स माइंड यू, चूंकि एरर हुई है, एरर में रेट्रोस्पेक्टिवली जब आप जाते हैं तो करंट ईयर को रिस्टेट नहीं किया जाता, सिर्फ पिछला और ये दोनों शो किए जाते हैं कंपैरेटिव्स में। इसी तरह ये इनकम स्टेटमेंट में और ये बैलेंस शीट में क्या क्या गलतियां हुई उनको रीस्टेट कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या एक्सट्रैक्ट्स जाने चाहिए। देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चूंकि बैलेंस शीट बना रहे हैं जी, तो बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पर जो डाटा अवेलेबल है उसमें देखिए नॉन करंट एसेट है, वो अवेलेबल है। करंट एसेट कोई नहीं है, नहीं लिखेंगे। लायबिलिटी कोई नहीं है, नहीं लिखेंगे। इक्विटी सिर्फ रिवैल्यूएशन है, वो लिखेंगे, राइट जी। तो हम नॉन करंट एसेट और रिवैल्यूएशन इनका देख लेते हैं कि इसके एक्सट्रैक्ट्स क्या क्या होने चाहिए। तो उसके लिए हमने ये देखें, ये बनाया। देखें मुझे 2017 में एसेट चाहिए कितने, 2018 में और 2019 में उनकी कैरिंग वैल्यू चाहिए। देखें वो हमने कैलकुलेट कर ली। देखें यहाँ पर आप जाएं 2017 में, 2017 में कितना होना चाहिए था जी, इतना होना चाहिए था। ये लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक हो गया जी। फिर आ जाएं जी 2018 में कितना आएगा, 2018 में चले जाते हैं। ये देखें 2018 के आखिर में 315 रुपए का एसेट होना चाहिए था। ले जी, ये इधर लिख देते हैं। फिर क्या चाहिए जी 2019, 2019 में एसेट कितना है जी, 2019 में तो ये देखें जी आखिर में जाकर रिवैल्यू हुआ था। तो यहाँ पर ये तो सीधी सीधी चीजें हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, क्योंकि उसने मांगे हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बता दें, तो उसके लिए डाटा हमारे पास जो ओरिजिनल था उसी में से मिल जाएंगे। तो 2017 में 360 का एसेट होगा, 2018 में इतना और 2019 में ये कहाँ से मिलेगा, ये हमने ये टेबल बना लिया था, यहीं से मिल जाएंगे। रिवैल्यूएशन देख लेते हैं जी। देखें जी रिवैल्यूएशन जो है, चूंकि 2017 में रिवैल्यूएशन नहीं है, लॉस है, लॉस है, 18 में भी लॉस है, और 19 में जाकर आखिर पे हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस मिला है कितने का, 20 रुपए। इसका मतलब है जी इसमें भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं है और इसमें भी रिवैल्यूएशन नहीं। ले जी, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हमने निकाल दिए, राइट जी। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी यहाँ पर इफेक्ट्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ हमारा, या कितने से हमने चीजें ज्यादा लिख दी या कम लिख दी। अब अगर कम या ज्यादा लिखी तो वो देख लेते हैं जी। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास डेप्रिसिएशन ही जानी होती है, तो डेप्रिसिएशन देख लेते हैं 2017 में कितनी ज्यादा गई या कम गई। देखते हैं जी, यहाँ पर आप जाए देखें 2017 में देखें डेप्रिसिएशन, ये आपकी 2017 में डेप्रिसिएशन हमारी जो थी
वो जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही है, क्योंकि 2017 में, माइंड यू, 2017 के दौरान ये गलती नहीं हुई है, 2017 के आखिर पे जाकर गलती हमसे हुई। तो इसलिए 2017 में तो कोई डिक्रीज नहीं हुई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जितनी देखें 2017 में 100 ही चाहिए थी, और इधर भी 100 ही है, यानी वैसे 50-50 होगी, 2015 में 50 और 2016 में दो सॉरी 2015-16 में 50 और 17 में भी 50, यानी 2 साल की जो अलग अलग से डिप्रिसिएशन है तो वो 50 ही होगी, इसलिए वो तो कोई चेंज उसमें नहीं है, डिक्रीज नहीं हुई। वो जो गलती हुई थी 360 और 460 वाली, उसकी वजह से यहाँ पर अभी चूंकि गलती, उसका इफेक्ट 2017 के आखिर से आखिर में जाकर चूंकि हुई है, तो उसका इफेक्ट 2018 में नजर आएगा। अच्छा, लेकिन 2018 में जब हम डिप्रिशिएट करेंगे तो जाहिर है 2018 में अगर आप ये देखें डिप्रिसिएशन जब हुई, तो 2018 में डिप्रिसिएशन होनी चाहिए थी 45 की। इसी को अगर मैं लेके चलूं आगे जाके, जब ये गलती हुई तो 2019 में, सॉरी, जब ये गलत हुआ तो 2018 में कितनी डिप्रिसिएशन नजर आ रही है? 57.5, क्योंकि यहाँ पर एसेट डिप्रिशिएट हुआ 460 और यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 360। तो डिप्रिसिएशन एक्चुअली होनी चाहिए थी 45, नजर हो कितनी गई? 57.5। इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि 12.5 से मेरी डिप्रिसिएशन को मुझे कम करना पड़ेगा। जो मेरी इफेक्ट होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, वो क्या होना चाहिए? मेरी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी 45 की, लेकिन वो कितनी गई? ये वाली। डोंट फॉरगेट कि आपकी बुक्स में ये काम हो चुका है, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। ठीक हो गया जी? तो जो होना चाहिए था वो 45 होना चाहिए था, आपके बुक्स में 57 लिखा गया है, तो आप डेप्रिसिएशन कितनी लिख दें? जितनी ज्यादा लिखी गई है उतने से उसे कम कर दें। राइट जी? अच्छा जी, 2019 की उसने मांगी नहीं, अगर मांगी होती तो वो भी ज़ाहिर है हम जाते यहाँ पर देखते 45 होनी चाहिए थी, 57 हुई है तो वो भी हम शो कर देते कि 12.57, सॉरी 12.5 यहाँ पर भी ज़्यादा हुई है तो वो भी उतने से डिक्रीज कर देते। राइट जी, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं जाना, इसलिए यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या गलतियां हुई। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वंस अगेन 17 और 18 में मुझे देखना है कि मेरा एसेट ज्यादा या कम तो नहीं हो गया। पहले से आते हैं जी 2017 में। देखें 2017 में मेरा एसेट, जब मैं 2017 के आखिर पे गया तो लिखा जाना चाहिए था कितने से? 360 रुपए से। यहां से एसेट पता चलेगा ना, ये एसेट, और लिखा कितना गया? 460 रुपए से, यानी 360 रुपए होना चाहिए था, लेकिन मैं इसी को सीधा आ गया तो वो बन के लिखा कितना गया? 460 रुपए से। मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले तो मेरा एसेट 100 रुपए से डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज इन पीपी कितना होगा? 100 रुपया 217 में। क्यों? क्योंकि लिखा जाना चाहिए था ये 360 से। कैसे पता चला कि ये लिखा जाना चाहिए था? और लिखा कितना गया है? ये फाइनेंशियल पोजीशन में और क्या चीज आनी होती है जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस भी देख लेते हैं जी। देखिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस, यहां पर मैं आ जाता हूं, ये देखिए रिवैल्यूएशन सरप्लस जो आपने लिखा जाना चाहिए था, आप देखें यहां पर आज ये 2017 में, अब सॉरी 2018 में भी, पहले इसका पीपी लिख लेते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस बाद में देखते हैं। 2018 का पीपी देख लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा आगे निकल गया। ये जी 2018 में आ गया। देखिए 2018 में एसेट कितना लिखा जाना चाहिए था? 315, और ये लिखा कितना गया? 402.5। इसका मतलब है कितने से ज्यादा लिखा गया? ये लिखा जाना चाहिए था 42.5 लिखा गया है, और ये लिखा जाना चाहिए था 315। तो मैं कह सकता हूँ ये इतने से आपने एसिड ज्यादा लिखा हुआ था, उतने से आप इसे डिक्रीज कर देंगे। तो 2017 में 100 रुपया ज्यादा लिखा हुआ था, 2018 में 87.5 ज्यादा लिखा था, तो एसेट तो हमने दोनों सालों में ठीक कर दिया। नेक्स्ट क्या देखना है हमने? रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो कितना कितना ज्यादा या कम लिखा तो नहीं गया कहीं पर? देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए 2017 में, पहले देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना होना चाहिए था। इधर आ जाए जी, लिखा कितना जाना चाहिए था रिवैल्यूएशन सरप्लस 2017 में?
नहीं लिखा जाना चाहिए था, 0 लिखा जाना चाहिए था, बल्कि उसकी बजाय लॉस लिखा जाना चाहिए था 40 रुपए का। लेकिन क्या लिखा तो नहीं गया, हम गए तो गलती से पता चला कि 40 रुपए ज्यादा लिखा गया। इसका मतलब है रिवॉल्यूशन सरप्लस जो ज्यादा 60 रुपए से लिखा गया है, इसे खत्म कर देते हैं। ये वो है जो नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। राइट जी। अच्छा जी, 2017 में 60 रुपए से आपका रिवॉल्यूशन सरप्लस ज्यादा लिखा गया, और 2018 में ये देखिए 60, 2018 एक साल गुजरा तो कितने से ज्यादा लिखा गया जी? वंस अगेन 52 2017 में भी 18 में भी 52.52 जो आपकी रिवॉल्यूशन है वो ज्यादा लिखी गई। ये देखिए दोनों हमें दोनों बनाने का कितना फायदा हो रहा है कि बड़े आराम से इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट हम कर पा रहे हैं उसमें से। राइट जी। तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन देखना था, रिवॉल्यूशन देखें 2017 में 60 रुपए, और 2018 में ज़ाहिर है एक साल का रिवॉल्यूशन ट्रांसफर हो गया होगा, बाकी कितना बचा होगा 52.5। अगर 19 भी होता तो एक साल का और निकलने के बाद कितना लिखा जाना चाहिए था 45, तो यहाँ पर हम 45 लिख देते, लेकिन वो हमें चाहिए, हम उसे रीस्टेट यहाँ पर नहीं करेंगे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। देखिए जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो इधर आ जाए जी। हमें वंस अगेन यहाँ पर है 2017 में देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स को कितने से रिटेन डिक्रीज होना चाहिए था। देखें ओरिजिनली 2017 में ये जो 40 रुपए का लॉस हुआ है, इससे 40 रुपए से मुझे अपनी रिवॉल्यूशन को, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स को रिड्यूस करना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसे खत्म कर दिया। ये होना चाहिए था रिटेन्ड अर्निंग्स, जो ओरिजिनल लॉस हुआ है इसने रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करना था ना। जो लॉस होता है वो ज़ाहिर रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करता है। तो ये मैं 40 रुपए अपने उसमें अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को इतने से कम करूंगा, और ज़ाहिर है एक साल के बाद 5 रुपए इसमें से भी निकलने के बाद कितना नजर आ रहा होगा 35 का नजर आ रहा होगा। राइट जी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। इसमें सिर्फ आपने ये करना है, अगर आपको ये दोनों बनाने आते हैं, पहले आपने ऐसे समझना है कि 300 एसेट 60 से एसेट रिवैल्यू हुआ, फिर आपने समझना है कि ये 460 से रिवैल्यू हुआ, और आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स निकालनी है, उसमें जाहिर है अवेलेबल ही नॉन करंट एसेट और रिवैल्यूएशन है, ये ओरिजिनली होना क्या चाहिए था। और फिर आपने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है जिसमें आपने सिर्फ रीस्टेट करना है कि क्या क्या गलत हो गया आपसे। राइट जी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपने चूंकि नोट्स हैं, इस नोट्स में आपने सिर्फ एक नोट साथ ये भी देना है, एरर हुआ कि इट वाज आइडेंटिफाइड in the current year that revalued amount of one building was taken as 460 million instead of 360 million in 2017 financial statement। आपने ये भी लिख देंगे, तो आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप ये समझ लग गई होगी, अगर ना हो तो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी at my WhatsApp number 0300 843494। Salam.